हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 31 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 30 जनवरी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी के नाम से, ठीक है, CVT 1। तो अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। और CVT 2 की भी मैंने काफ़ी क्लासेस करवा रखी है, तो वो टेस्ट भी लगाने चाहो तो आप वो भी टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब की बार एनटीपीसी का लेवल चेंज हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए आपको CVT 2 वाली क्लासेस भी लगानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम बनाई हुई थी पिछली बार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे के अच्छे से तैयारी कर लो। और इसके अलावा दोस्तों जो भी ALP की तैयारी कर रहा है, आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, डेली बता देता हूँ। इसमें CVT 1 CVT 2 दोनों क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। इसके अलावा इसके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज थी, वो भी चालू थी, उसमें भी लगभग 14 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आपका एग्जाम आ गया है, तो मैंने एक टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर क्या होगा दोस्तों, अपने जो भी मेन टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं उन टॉपिक्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ ये टॉपिक मैंने वापस रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक करवा दिया एक नंबर, दूसरा एक और डेसिमल का करवा दिया है, ठीक है। इस प्रकार 2 टॉपिक तो डाल दिए हैं। तीसरा टॉपिक इसका HCF LCM ये भी डाल दिया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो इस सीरीज को दोस्तों, आप चाहे रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की, इस सीरीज को जरूर लगाना, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से टाइप एग्जाम में रिपीटेड पूछे जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए और अपना बढ़िया सिलेक्शन होगा, बढ़िया आपके नंबर बन जाएंगे। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पेपर है, इसके अंदर कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान से वीडियो को देखना है, ताकि आप क्वेश्चन को मिस ना करो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर जो दीवार को तोड़ता है, मतलब नेगेटिव काम करेगा, ये तो इस दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो एक तो है बिल्डर बनाने वाला, बी फॉर बिल्डर, ये तो बनाता है पॉजिटिव, एक है डिस्ट्रॉयर, ये है तोड़ने वाला। ये 20 घंटे में दीवार बना सकता है अगर अकेला लगा हो तो, ये 50 घंटे में अकेला दीवार तोड़ सकता है, ठीक है। आपने टोटल वर्क मान लिया दोस्तों कितना, 100, 20 पांजे 100, ठीक है, 50 दूनी 100। ये बनाने वाला है तो पॉजिटिव, ये तोड़ने वाला है तो नेगेटिव। अब दोनों को एक साथ लगा दिया आपने स्टार्टिंग से, ठीक है। टोटल काम करना था यहाँ तक, स्टार्टिंग में दोनों को लगा दिया, बिल्डर और किसको, इन दोनों को। तो ये तो 5 बनाएगा, ये 2 तोड़ेगा, इसका मतलब ओवरऑल काम कितना होगा, 1 घंटे में 3 काम होगा। अब देखो 30 घंटे तक इन्होंने लगाए रखा, 30 घंटे तक काम करवाया, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक 30 घंटे काम किया, 1 घंटे में 3 काम, तो 90 काम कर दिया, बचा कितना दोस्तों, 10 काम बच गया इसके आगे, ठीक है। अब ये 10 काम डिस्ट्रॉयर को हटा दिए तो कौन करेगा, बिल्डर करेगा। तो ये 5 की दर से करेगा तो कितने दिन घंटे लगाएगा, 2 घंटे लगाएगा। 30 घंटे यहाँ लगाए थे, 2 घंटे यहाँ लग गए, तो टोटल दीवार बनने में कितना टाइम लग गया दोस्तों, 32 घंटे। नेक्स्ट, इनका रेशियो निकालना है, 4 8 32, 4 5 20। नेक्स्ट, आदित्य और आद्य की वर्तमान उम्र का योग 120 वर्ष है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? दोस्तों देखो आपको बताया है 2 व्यक्ति है, तो देखो दोनों की 3-3 साल घटेगी, 3 व्यक्ति है तो तीनों की 3-3 साल घटेगी, तो 3 या 9 साल इसमें से माइनस कर दो, कितना साल थी, 111। अगर आपको यहाँ पर पूछा होता 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी टोटल, तो आप 4 तिया मतलब एक व्यक्ति 4 घटेगी, 4 इसकी 4 इसकी, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 इसमें से माइनस करते,
कितना आता है 108। ओके नेक्स्ट, इसको दोस्तों सोल्व करना है। 4 चौके 16, 4 आठे 32, 32 में से ये 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 26 बचेंगे यहाँ से यहाँ तक। बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा दोनों। 26 और 15 कितने हो गए 41, तो माइनस 19 माइनस 41 कितने आएंगे, कितने आ गए 19, 20, 21 और 1 22, 22 ये किसके हो गए माइनस के, इसमें से माइनस करोगे तो। और 54 में से माइनस 22 कितने बचेंगे, घटा दो 2 और ये 3, तो 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। ए सी बी कोण दे रखे दोस्तों 46, वर्तखंड लघु वर्तखंड ए बी पर बने कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास एक दोस्तों क्या दिया हुआ है, आपको वृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है। ये एक सर्कल की एक थ्योरम है दोस्तों, उस पे बेस्ड आपको एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन दिया है। ये इसका केंद्र ओ है। ये कहता है कि ए सी बी कोण ए सी बी, तो 3 पॉइंट मान लो, ये मान लो एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो ए ओ बी का माप, तो ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ये सी मान लो है ना, और ये क्या है बी है। आपको दिया है ए सी बी, इसका मतलब ये कोण दिया आपको, इसको बी मान लो, ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसको बी मानो, इसको सी। आपको कोण दिया है ए सी और बी, यही दिया ना ए सी बी, देखो कितना 46.5 डिग्री, ठीक है। आपको पूछे ए ओ बी, ये कोण बताओ लघु चाप द्वारा। ये चाप, ये देखो ये ए बी चाप द्वारा एक थ्योरम होती है दोस्तों, इस ए की चाप द्वारा, देखो ए बी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण थीटा है, तो केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा, केंद्र पर कितना, ये देखो ये कोण बन रहा है ना, इस चाप द्वारा इसी चाप द्वारा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, मतलब ये थीटा है इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा 93 डिग्री। ओके नेक्स्ट, एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास स्वयं की कारें हैं, और जिनके पास कार है उनमें से 48/65 ने कवर्ड पार्किंग स्थान खरीदा है। यदि 136 निवासी खुले में गाड़ी पार्क करते हैं तो सोसाइटी में कुल कितने निवासी है। देखो टोटल मान लो आपके पास कितने हैं दोस्तों, 18 क्या है लोग हैं, एक सोसाइटी में 18 लोग रहते हैं। इसमें से कार कितने के पास है, देखो 13/18 मतलब 13/18, इसका 13/18 करोगे तो 13 के पास कार है 18 में से, बाकी के पास कार नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं जिनके पास कार है 13 है ना, इसमें से कहता है जो कार है 13 में से उनमें से 48/65 ने कवर्ड पार्किंग खरीद रखा है, बाकी ने नहीं खरीद रखा। तो आपको तो दिया है जिसने नहीं खरीदा, तो 48/65 ने खरीदा है ना, तो एक में से माइनस कर दो, बाकी आ जाएंगे जिसने नहीं खरीदा, तो ये कितना आ जाएगा 17/65 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 13 में से 17/65 ने नहीं खरीदा टोटल ने। ये कितने है 136 है, ये देखो दे रखा है 17 एकम 17, 17 8 136, 13 एकम 13, 13 5 65। अब ये 5 इधर गुना हो तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई दोस्तों 40 की। आपको क्या पूछा है टोटल कितने निवासी है, तो 18 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। 18 बच्चों की कितना हो जाएगा 18 × 40 कितना हो जाएगा 720। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बिल्कुल आसान है दोस्तों। टोटल 18 लोग हैं, 18 में से 13 के पास कार है, बाकी के पास कितना है 5, इनके पास कार नहीं है। अब कहते हैं इस 13 में से किसके पास 48/65 के पास तो कवर्ड पार्किंग है, और बाकी कितने बच गए 17/65, इसके पास पार्किंग नहीं है। इनकी वैल्यू दे रखी 136 है, तो 13 का 17/65 बराबर कितना है 36, इसकी 18 की वैल्यू निकाल दो। नेक्स्ट, एक आयत का परिमाप 96 है, लंबाई इतनी है। देखो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B = 96, 2 से डिवाइड किया 48, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48 है, लंबाई 27 दे रखे, इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट, ये दोस्तों दोनों का योग देखो कितना हो रहा है 90 हो रहा है ना, इसका मतलब इनका मान कितना आएगा 1, प्लस इनका योग भी कितना 90, तो 1, तो आंसर आएगा 2। अब ये किस कारण हुआ, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को आपने एक नियम पढ़ा होगा कोस 90 - थीटा = sin थीटा, इससे आप चेंज कर सकते हो। ऊपर वाले को चेंज करो तो नीचे वाले को मत करना, अगर नीचे वाले को चेंज करना है तो ऊपर वाले को मत करना, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाले को चेंज करोगे ना तो साइन कितना बनेगा 49 बनेगा, और नीचे साइन 49 है ही,
तो ये कट के कितना आएगा 1। इसी प्रकार इसमें बनेगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट 90 का वर्गमूल खालिस्तान के बीच होगा। देखो 90 का वर्गमूल दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो कि 90 जैसे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इतना तो अंदाजा लगा लोगे ना। अब देखो 90 है तो इनके बीच आएगा, आपको पूछा किसके स्क्वायर के बीच होता है, तो 9 और 10 के बीच होता है। नेक्स्ट 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है अमाउंट, तो 4 पंजे 20, 20% तो ब्याज है, तो अगर अमाउंट बनानी होगी तो 100 ऐड कर दो 120 हो जाएगी, 150 के बराबर होगी। 100 की वैल्यू निकालो, धनराशि 150 बटे 120 इंटू में कितना आ गया 100, 0 से 0, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4 से इसको काटा 25 और 25 पांजे 125। नेक्स्ट यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज समान है, ठीक है, और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परिपक्वता पर देय राशि 2340 हो जाती है। देखो कोई धन था आपके पास ₹P का, आपने इसको 5 साल बाद ये बोला है कि 5 ईयर बाद कितना हो जाता है अमाउंट, ये अमाउंट ही होगी ना दोस्तों, हो जाती है, इसका मतलब है 2340 होगी ये अमाउंट, ये मिश्र धन हो गया। हालांकि यदि धनराशि को केवल 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया होता तो परिपक्वता पर देय राशि कितनी होती 2016, इसका मतलब 2 साल बाद इसकी राशि कितनी हो जाती 2016 हो जाती। तो साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, तो अगले 3 साल में ये कितना ब्याज मिला होगा, इसको घटाओ, इसमें से 2340 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों बताओ, 0 ये आ गया 4, कितना आ गया 324 आ गया। ये कितने साल में आया है, देखो टोटल ये 5 साल में हुआ था, 2 साल में यहां से यहां तक हुआ, तो ये बचा 3 साल, इसका मतलब 3 साल में 324, 1 साल में कितना आएगा 108 रुपये आ जाएगा, है ना। तो 2 साल में निकाल लो कितना आएगा 216। अब देखो 2 साल में कोई धन है, इसमें 216 रुपये ऐड करने के बाद आपके पास मिश्र धन है, ये घटा दो 216 इसमें से, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा 1800, ठीक है। नेक्स्ट 3 धनात्मक पूर्णांक धन पूर्णांक ABC इस प्रकार है कि उनका एवरेज 35 है, A लेस देन इक्वल टू B लेस देन इक्वल टू C, यदि माध्यिका A प्लस 18 हो तो C का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो A है, B है और C, इनका टोटल करो, एवरेज 35 है तो टोटल हो गया 105। अब देखो दोस्तों इनकी माध्यिका दे रखी है, तो बीच वाली चीज होती है वो माध्यिका होती है, आपको पता है ना माध्यिका, जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, देखो आरोही क्रम में छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो 3 संख्या है तो बीच वाली होगी ना, 3 है तो बीच वाली होगी, समझ में आ गई ना बात है। तो B की वैल्यू कितनी होगी A प्लस 18 होगी, कितनी होगी A प्लस 18, आप इसके अंदर पुट करो, A प्लस B की वैल्यू रख दी आपने A प्लस 18, कितनी A प्लस 18 प्लस का C इक्वल टू 105 हो गया। अब यहाँ से कितना आ गया 2A प्लस का C इक्वल टू कितना हो गया 105, और इसमें से 18 माइनस कर दो, सीधे 18 माइनस कर दो 105 में से, तो ये आ गया 15 में से 7, और ये 9 में से 1 गया 8, 87। तो 2A बराबर, या फिर C की वैल्यू निकालनी है तो इसको लिख दो 87 माइनस का 2A। यहां तक समझ में आ गई क्या बात, जो वैल्यू है वही मैंने रखी है। अब देखो यहां से आपके पास क्या है, B की वैल्यू कितनी है A प्लस 18, ये भी है ना माध्यिका है, यहां से निकालनी थी। ये लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब इसको इक्वल टू रख लो, इसने दोनों ही बात बोली है ना, लेस देन भी है इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू वाला यूज कर लो, इसके बराबर है C के, ठीक है। अब यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई A प्लस 18 भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर C की वैल्यू पुट करो A प्लस 18 इक्वल टू 87 माइनस का 2A। अब ये 2A इधर आएगा तो 3A बन जाएगा, ये इधर जाके घटेगा, कितना बचेगा 17 में से 8 गया 9, ये 69, A की वैल्यू कितनी आ गई 23, ठीक है। अब आपको पूछे C की न्यूनतम वैल्यू, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो A की, 23 दूना 46 घटाओ इसमें से, तो कितना आ गया 1, ये आ गया 4, तो 41 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। दोस्तों इसको समझने में कई बार गलती कर देते हैं, है ना, कि ये तो सर 41, ये 616, ये पूरी संख्या दोस्तों, ये कोमा लगा हुआ है, ये 16,384, 23,102, 97,344। दोस्तों इसको देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैंने काफी बार बताया है कि जब भी
इकाई अंक आप देख लिया करो, 2, 3, 7, 8, इनमें से अगर कोई भी इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो आपने देखा इसमें 2 है तो ये आंसर आ गया। आपको पूछे पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो यही होगा। ठीक है, ये देखो 2 आ गया यहाँ पर। बाकी संख्या के अंकों का जो डिजिटल सम है वो भी 1, 4, 7, 9 ये होना चाहिए, है ना, परफेक्ट के लिए। अगर ये नहीं है तो वो परफेक्ट नहीं है। 2, 3, 5 और 1, 6 और 2, 8, देखो इनके बीच में नहीं आ रहा, इसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, तो एक तो दोस्तों 53 होगी, एक 59 होगी, इनको ऐड कर दो 112 आ जाएगा। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इसके अंदर। ठीक है, इस आज का सवाल में मैंने 3 या 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया वाला सवाल है। ठीक है, इसमें आपको मजा आएगा करने में। देखो, परवेज ने 6 बजे अपने कार्यालय से निकलता है और 7:30 बजे अपने घर पहुंच जाता है। एक दिन यहाँ से कितना टाइम लगता है इसको डेली? आप बोलोगे सर 1.5 घंटा, मतलब कितना? 1 से 1/2 घंटे। एक दिन वह 6 बजे निकला, ठीक है, कार्यालय से निकला, लेकिन उसने अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से 1/4 दूरी तय की। ठीक है, यदि परवेज समय पर घर पहुंचने में सफल हो गया, ठीक है, मतलब 1.5 घंटा लगा उसको टाइम, तो उसने यात्रा के शेष भाग को अपनी सामान्य चाल के कितने गुना पर तय किया? दोस्तों, इसमें 4/5 चाल से 1/4 दूरी, मतलब कम चाल से तय की है, तो बाकी इसको समय पर पहुंचने के लिए चाल बढ़ानी पड़ी होगी। तो इसने पूछा कितनी चाल बढ़ाई है, वो कितने गुना है जो ओरिजिनल चाल थी उसका। देखो, इस सवाल को करने के लिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते जाना। देखो, आपके पास एक तो यहाँ पर दिया हुआ था 3/2, ठीक है, एक आपके पास दिया हुआ है 4/5, और एक आपके पास फ्रैक्शन वाली चीज दी है 1/4, यहाँ पे 1/4। इनका ना आप एलसीएम ले लो नीचे वाली संख्याओं का। कितना आएगा दोस्तों? 4, 5, 20, 20 दूना 40। इसका आप 40 ले लो। एलसीएम तो वैसे 20 ही आएगा, लेकिन आप इसको 40 मान लो। अब ये 40 क्या मानो? दूरी मानो, चाल मानो या समय मानोगे? आप दोस्तों क्वेश्चन को देख के किया करो। यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ, देखो 1.5 घंटा लगता है। अगर आप चाल मान लेते हो ना, तो आपका क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगी। अरे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आप चाल मान लेते हो 40, तो यहाँ पर टाइम 3/2 है, तो टोटल आपके पास दूरी निकल जाएगी कि घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है, वो निकल जाएगी। निकलेगी ना? कितनी? 20, 20 दिया, कितनी आ गई? 60 किलोमीटर। तो ये 60 किलोमीटर दूरी आ, आपने स्पीड क्या मानी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके पास टाइम कितना था? 3/2। अब दोस्तों क्या है, इसको अपने ध्यान से देखो कि इसने बोला है कि 1/4 दूरी, तो इसकी 1/4 दूरी कितनी आएगी? 1/4। 60 का 1/4, 15 किलोमीटर दूरी तय की है। अब 15 किलोमीटर दूरी तय की इसने 4/5 चाल से, मतलब 40 इसकी स्पीड है, तो इसकी 4/5 चाल से तय की है। कितना आ जाएगा? 8, और 8 चौके 32। इसका मतलब 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसने 15 किलोमीटर दूरी तय की है। तो दूरी बटे चाल आ गया 15, तो ये टाइम हो गया। इसके अंदर टोटल इसको कितना? 3/2 घंटे लगे हैं, 1.5 घंटा, ये देखो, है ना। लेकिन इसमें दूसरा कौन सा? देखो, ये तो 15 1/4 आ गई, तो 3/4 45 किलोमीटर दूरी और बच गई। इस दूरी को इसने किस चाल से तय की है, ये आपको ज्ञात करना है, स्पीड। ठीक है कि नहीं है? अब इसको आपको चाहिए, इसको काटा पीटी कर लो। 3 एकम 3, 3 से काटा 15 बार, 3 से काटा 5 बार। अब देखो 15 बटे कितना बच गया दोस्तों? s बच गया, इक्वल टू 1/2 माइनस का 5/32। अब इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके, या फिर यहाँ पर 16 का गुणा कर लो, ऊपर नीचे कर लिया। यहाँ पर बचेगा 15/s इक्वल टू 32 है नीचे, तो हर सेम है, तो 16 में से 5 गया, 11/32 आ गया। 11 बटे क्या आ गया? 32 आ गया। आपकी स्पीड क्या आ जाएगी दोस्तों? इसको देखो, स्पीड को यहाँ ले आओ, ये यहाँ ले जाओ पलट के, 15 × 32 डिवाइड बाई कितना हो गया? 11। ये आ गई दोस्तों आपकी अब स्पीड। कब ये होगी? जो आपने इस 45 को स्पीड को, s की स्पीड आई है, जो 45 की किलोमीटर की दूरी को आपने तय किया है। ये कहते हैं कि ये स्पीड है, ये ओरिजिनल का कितना गुना है। देखो ओरिजिनल कितनी थी? 40। इसका मतलब 40 से आप यहाँ पर तुलना कर दो, इसको कितना गुना है इसका, तो 8 5 40,
8 चौके 32, 5 दिया 15, तो 4 दिया 12, इसका मतलब कितनी गुना आ गई 12/11। ठीक है ना। वीडियो को 2 बार, कम से कम 2 बार आराम से इसको देखना दोस्तों, एक एक स्टेप, ताकि आपको इस प्रकार का अगर सवाल आ गया, ये मेरिट वाले सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने आराम से करवाने की कोशिश की है, इसको दोबारा जरूर देखना। नेक्स्ट, x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 136/x-4 को एक पूर्णांक बनाता है। पूर्णांक का मतलब दोस्तों इंटीजर, मतलब 1 आ गया, 2 वैल्यू आ गई, या -1 आ गई, -4 आ गई, 6 आ गई, 10 आ गई, -10 आ गई, ऐसे ना आएगी 1/2 आ गई, 3/4 आ गई, 5/7 आ गई, ये पूर्णांक नहीं है, ये इंटीजर है। कंप्लीट वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। तो सबसे छोटी वे न्यूनतम पूछी है, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है इसमें, देखो माइनस ये -268, तो 136 -268 और -4, ये पुट करके देखो 136 डिवाइड बाई -272, इसको काटोगे तो माइनस का 1/2 आ गया। देखो 1/2 आने का मतलब ये इंटीजर नहीं है, छोड़ दो, ये नहीं होगा। फिर इससे जस्ट छोटी कौन सी है, ये वाली, इसको चेक करो, 136/132 माइनस का और माइनस का 4, 136 बनेगा, कट गया, ये -1 आ गया। अब देखो ये इंटीजर आ गया, कि माइनस आए ची प्लस आए, इंटीजर आ गया, कंप्लीट वैल्यू। नेक्स्ट, 2 की पावर 7, 3 की पावर 3, 5 की पावर 7, 4 × 7 के कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं। दोस्तों आपको ये सवाल अगर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक नंबर सिस्टम की अभी क्लास डाली है, आपको बोला था सीरीज शुरू की है, उसके अंदर मैंने ये करवाया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना, बहुत बढ़िया करवाया है मैंने उसमें। देखो इसने बोला कि सम संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब 2 का मल्टीपल पूछे इसने। अब मल्टीपल आपको पूछ ले कि बताओ 21 का मल्टीपल बताओ, 35 का मल्टीपल बताओ, है ना, या फिर कुछ भी पूछ ले जो इसके अंदर से बन सकता है, 84 का मल्टीपल बताओ। तो दोस्तों जो भी चीज आपको पूछे ना, आप इसमें से बाहर निकाल लिया करो। 21 का मतलब 7 × 3 को बाहर निकाल लो, इसमें से 7 × 7 को बाहर ले जाओ, बाहर ले गए, यहाँ कितना बच गया, 7 की पावर 1 ही था, ये बाहर चला गया, ठीक है। एक आपको समझाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मतलब 7 × 3 को बाहर लेके जाना था, 3, देखो 2 की पावर तो 7 की 7 रखो, 3 की पावर 3 में से एक बाहर गई तो 3 की पावर 2 बच गई, 5 की पावर कुछ नहीं लेके गए बाहर, तो 5 की पावर 4 ही रहेगी, 7 की पावर 1 थी वो भी बाहर ले गई, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, इसको छोड़ दो। अब जो अंदर वाला है, इसके अंदर है जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लगाते हैं, वही तरीका लगाओ। 7 एकम 7 और 1 8, 2 में 1 ऐड करो 3, 4 में 1 ऐड करो 5, तो ये टोटल आ जाएगा इसका, किसका, 21 का मल्टीपल। अब आप मेरे को 84 का मल्टीपल बताना, इसमें से निकाल के कितने इसके फैक्टर आएंगे 84 के मल्टीपल वाले। अब सम संख्या के निकालने, तो इसमें से क्या निकाल लो बाहर, 2, तो 2 की पावर 6 बच गया, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 1, है ना। इसको छोड़ दो, अंदर वालों में लगा दो, 6 और 1 7, 3 और 1 4, इस 3 का मतलब नहीं है, पावर को देख रहा हूं मैं दोस्तों, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 4 पावर है तो कितनी हो जाएगी, 1 ऐड कर दो 5, इसकी पावर 1 में 1 ऐड कर दो 2, 7 चौके 28 और 10, 28 × 280 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 34 और 18 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक आयत को पुनर्निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। इसका एक कोण का माप 120 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखो दोस्तों आसान सवाल है, एक आयत दिया हुआ है, इसकी एक 34 है, एक 18 है, टोटल इसका परिमाप कितना बनेगा, 34 और 8 42, 52, 52 दूना 104, इसका पेरीमीटर बनेगा 104। ये किसके बराबर होगा, एक समचतुर्भुज के, इसकी भुजा प्रत्येक भुजा समान होगी, तो इसका परिमाप कितना होगा 4a। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 चौके 104, 26। अब देखो ये भी 26 है, ये भी 26 है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। अब देखो ये 26 है, ये भी 26 है, ठीक है। इसने बोला कि एक कोण 100 कितना है दोस्तों, 20 डिग्री है। एक कोण 120 है, मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि अधिक कोण है दोस्तों, तो ये कोण कितना होगा, 60 होगा। अगर आपने ये क्लास लगाई है तो आपको ये चीजें पता होगी, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब देखो ये ट्राइंगल आपने बना लिया, आपको पता है ये दोनों भुजाएं 26 26 होगी, ये भी 26 होगी, ये कोण 60 है। कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, समचतुर्भुज के लिए मैंने बताया था कि जैसे ये त्रिभुज का फॉर्मूला लगता है, दो भुजाएं दी है ए और बी, इनके बीच का कोण दिया है, तो इसका एरिया निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का गुणा इंटू साइन थीटा।
लेकिन समचतुर्भुज के लिए मैंने बताया था ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ए कितना है 26, बी कितना है 26, साइन कितना है 60, तो साइन 60 कर दो। 26 का स्क्वायर 676, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से इसको काटा 338 √3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसको यहाँ पर दोनों भुजाएं सेम होती है तो आप इसको ए स्क्वायर लिख सकते हो, 26 का स्क्वायर, बात तो सेम ही है। ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज के लिए ए बी साइन थीटा होता है। नेक्स्ट, x + 1/x = 3, तो इसकी क्यूब पूछी है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का दिया हो तो ये क्या करते हैं, a³ - 3a करते हैं। तो 3 की क्यूब 27 - 3 × 9, आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट, 14% के लाभ और 10% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपए है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों एक लाभ दूसरा भी लाभ, एक हानि दूसरी भी हानि, दो होगी, एक लाभ एक हानि, एक हानि एक लाभ, ये 4 केस बनते हैं। दोनों लाभ लाभ है तो डिफरेंस कर दो, दोनों हानि हानि है तो डिफरेंस कर दो, दोनों विपरीत चिन्ह है देखो तो प्लस करना है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम चिन्ह आ रहे हैं एक साथ, लाभ लाभ हानि हानि आ रही है तो माइनस करना है, और प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट दोनों अपोजिट आ रही है तो इनको जोड़ना है। यहाँ देखो लाभ है और एक हानि है, तो 14 और 10 कितना हो गया 24, तो 24% की वैल्यू कितनी होगी 60, 100% की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। ठीक है, तो 60/24 इंटू कितना आ जाएगा 100, इसका आंसर आएगा 250। दोस्तों जैसे आपने 100 रुपए सीपी माना क्रय मूल्य, अगर आप कह रहे हो कि 14% लाभ तो 114 रुपए, 10% हानि तो 90 रुपए, ये 10% हानि पर है। अब पूछ रहे हैं इनका अंतर बताओ, इनका अंतर कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 24% आ रहा है, तो यही तो चीज मैंने बताई है। इसको डायरेक्ट करने का यहीं पर इसका तरीका ये होता है, एक लाभ एक हानि है तो इनको 10 और 14 24 हो गए। ठीक है, 24 की वैल्यू 60 इंटू में 100, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट, इनका योग करना है, 25 और 4 29, 29 और 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, साइन इसमें से अगर दोस्तों डिवाइड कर सकते हो डिवाइड कर दो, तो आपने कोस का डिवाइड कर दिया, देखो यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, इसलिए कोस का डिवाइड किया, इसमें भी कोस का करो, इसमें भी कोस का, इसमें भी कोस का, तो यहाँ कोस का डिवाइड करने से क्या बनेगा, यहाँ बनेगा दोस्तों 10x, यहाँ बनेगा 3 माइनस का, ये इधर ले जाओ, यहाँ भी कोस का डिवाइड कर दो, कोस तो कट गया, √3 बचेगा, तो √3 + का 3, या इसको आप इस प्रकार लिखो दोस्तों, बड़ी संख्या पहले लिखा करो, रूट छोटा है ना, 3 + √3। आपको कोट एक्स पूछा है, आप क्या करोगे 3 - √3, और डिवाइड में क्या कर दोगे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, इनका अंतर कितना आएगा 6, नीचे कर दो, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे करते tan थीटा = tan की वैल्यू ये है, तो एक कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट एक्स 1/10, मतलब 1/3 + √3। अब यहाँ पर क्या करते, आप इसको रेशनलाइजेशन करते, तो 3 माइनस का √3 अपॉन 3 माइनस का √3। ठीक है, तो आपके पास क्या था, ऊपर तो देखो 3 - √3 है, और नीचे 3 का स्क्वायर a + b a - b है, तो इसको सोल्व करोगे तो 6 ही आएगा। आपको आगे से ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जब भी आपको जैसे x की वैल्यू दे दी 5 + का √2, ठीक है, तो आपको पूछा 1/x बताओ, तो आप ना इसको 5 - √2 कर दो, इसका चिन्ह चेंज कर दो, नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, इसका अंतर कितना है 23 कर दो, यही आंसर आएगा डायरेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये दोस्तों जोड़ना है, इसको तो आप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट, 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 7 व्यक्तियों का एक समूह है, अन्य समूह है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है। इस दीवार के निर्माण को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दोस्तों पहले मान लो कोई भी व्यक्ति थे, इनकी जो एफिशिएंसी है ये अगर 4 थी, तो इनकी तुलना में जो नए वाले हैं इनकी कितनी है 1 है। देखो पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है, मतलब इनकी एफिशिएंसी 4 तो इनकी 1। अब यहाँ पर कितने व्यक्ति है 14 व्यक्ति, एक व्यक्ति 4 काम करता है, तो 14 व्यक्ति 14 × 4 इंटू कितने दिन में 12 दिन में, ये टोटल वर्क हो गया। अब नया ग्रुप है, उसके अंदर क्या हो रहा है 7 व्यक्ति है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 1 की, तो 7 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर 14 मेन लिखते थे ना आपने, तो मेन की जगह मैंने क्या लिख दिया एफिशिएंसी आ गई 4, यहाँ 7 मेन लिखोगे तो मेन की जगह एफिशिएंसी आ गई 1 इंटू कितने दिन लगेंगे ये पूछा है, 7 × 7 7 दूनी 14, 2 चौके 8 और 12 8 96, तो आंसर आ जाएगा 96। नेक्स्ट, 100 रुपए की राशि को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था।
यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया गया हो तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिलेंगे। दोस्तों 100 रुपए है ना, ये तो आपका मूलधन था। इसने कहा कि 10% की दर से 2 साल के लिए कितना CI आएगा, तो आप बोलोगे सर 21% आएगा। वो कहता है कि दर अगर 20% होती तो 2 साल में कितने ज्यादा मिलते। 20% की दर से 2 साल का CI की दर से कितना आएगा, 44% आएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 फॉर्मूले से निकाल लोगे ना, कितना ज्यादा मिल रहा है, 23%। अब देखो मूलधन कितने हैं, 100, तो 100 का 23% निकालो, कितना आएगा, 23 रुपए, इतना ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, सोनम को एक 15 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके यात्रा खर्चों के लिए कुछ पैसे दिए गए थे, हालांकि उसे 9 दिन अधिक रुकना पड़ा। परिणाम स्वरूप उसके औसत दैनिक यात्रा भत्ते में 75 रुपए की कमी हो गई। आरंभ में उसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी। देखो दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर घूमने गए तो आपने देखा कि मेरा एक दिन का खर्चा मान लो 100 रुपये आएगा, ठीक है। एक दिन का खर्चा कितना रुपये, 100 रुपये पर डे। अगर आप 5 दिन के लिए घूमने गए तो आपके 5 दिन का खर्चा कितना हो गया, 500 रुपये। ये बात मैं अब लिखूंगा तो इसको समझ जाना, यहाँ से अटैच कर लेना। कहता है 15 दिन के लिए गया, इन्होंने 15 दिन के हिसाब से एक दिन का खर्चा दिया था x रुपये प्रति दिन का, तो 15 दिन का टोटल खर्च कितना हो गया, x इंटू 15 हो गया, ये टोटल आ गया ना। अब ये क्या कहते हैं कि इसको 15 दिन ज्यादा 9 दिन ज्यादा रुकना पड़ा, तो 15 की जगह कितने दिन हो गए दोस्तों, अब 24 डे हो गए, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि औसत दैनिक यात्रा भत्ते में 75 रुपए की कमी होगी। इसका मतलब है एक दिन का x रुपये खर्चा था, तो अब इसको 75 रुपये कम करना पड़ेगा। ये पर डे का है दोस्तों, वो देखो औसत दैनिक, दैनिक का मतलब डेली, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 75। अब इसको सोल्व करो, 3 5 15, 3 8 24, ये 5x हो गया, ये कितना हो गया 8x माइनस 8 5 40, और ये हो गया 856 और 4 60। ये 600 इधर आ जाएगा प्लस का, और ये इधर आ जाएगा 3x बचेगा। 3 से इसको काटा, कितना आ गया दोस्तों, 200 आ गया x की वैल्यू। आपको पूछा टोटल खर्च कितना था, टोटल कितना था शुरुआत में 15x, x की वैल्यू 200, तो 15x की वैल्यू 15 दुआ 30 मतलब 3000। नेक्स्ट, यदि एक गोले का आयतन 4851 है, इसका व्यास, दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 22/7 इंटू r की क्यूब इक्वल टू में 4851। अब यहाँ से काटा पीटी करो, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 4, 11 चौके 44, 11 एकम 11, यहाँ से इसको कट रहा है क्या, ये तो 21 का स्क्वायर बनेगा, है ना। तो ये बन गया दोस्तों, आप लिखो r की क्यूब 441 इंटू में 7 दिया 21 बटे में देखो 4 दूनी 8, यहाँ आ गया। अब ये क्या है, 21 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 21 का स्क्वायर है, ये 21 है, इसको 21 की क्यूब लिख लो ना, बटे में इसको 2 की क्यूब लिख लो। r की क्यूब बराबर है 21 की क्यूब बटे 2 की क्यूब है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 21 बटे 2। आपको व्यास पूछे तो 2r पूछे, तो इसका मतलब इसका डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये DI है दोस्तों, दी गई अवधि के दौरान SRT कंपनी का मार्केटिंग पर कुल व्यय, मार्केटिंग कौन सा है, ये रहा, टोटल करो इसका, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21 और 9 30, 0 तीनों अंसलाई, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 5 23, 23 और 4 27, 270। देखो मार्केटिंग पर कुल व्यय 270, खरीद पर कुल व्यय का लगभग कितने परसेंट है, इसका मतलब है खरीद का निकालो, खरीद कहाँ है, प्रोक्योरमेंट, ये 5 और 4 9 और 3 12 और 14 और 1 15, एक असलाई, 4 और 1 5 और 5 10 और 6 16 7 23 और 8 31, 3 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, तो 1115। इसका कितना प्रतिशत है, ये पूछे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं दोस्तों, अगर आप इसको तरीके से लगाओगे तो 5 का डिवाइड करो, 5 दूनी 10, फिर 1 बच गया 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा 5 दिए 15, तो 5 से इसको काट दो या इसको काट दो, 5 5 25, 2 5 चौके 20, तो ये हो गया 5400 डिवाइड बाई 223। अब देखो 223 का डबल करोगे तो 446 आएगा, है ना, इसके डिवाइड करोगे तो मतलब 2 बार भाग जाएगा। तो 2 बार वाला कौन सा ऑप्शन है, इसके अंदर एक ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, बहुत दूर दूर ऑप्शन है ये तो, 2 बार वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर कर दो। नेक्स्ट, ऊपर दी गई संख्याओं के आधार पर जिला 1 से पुरुषों को जिला 2 और 3 में इस प्रकार से समान रूप से वितरित किया जाता है,
कि जिला 1 में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो जिला 2 और 3, जिला 3 में सामूहिक रूप से पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों इसको ध्यान से समझना, बढ़िया सवाल है। देखो इसने क्या बोला कि डिस्ट्रिक्ट 1 है ये रहा, इसमें से मेल कौन से है, ये रे मेल, कितने 430। कहता है कि इसमें से इतने पुरुष ले जाओ कि इसके बराबर बच जाए। इसका मतलब 240 इसमें से माइनस कर दो, 240 यहाँ रख लो, बाकी बचेंगे वो उधर ले जाओ। तो 430 में से ये माइनस करोगे 190 आएंगे। तो 190 को डिवाइड करना है 2 भाग में, तो 95 हो जाएंगे। किसको दोगे, डिस्ट्रिक्ट किसको, दोनों को, डिस्ट्रिक्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट 3 को देना है। ये मेन को देना है दोस्तों, मेन, ओनली मेन को, फीमेल को नहीं देनी। ये मेन तो मेन में जाएंगे ना। अब देखो इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है दोस्तों क्या, डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर और डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर, दोनों के अंदर मेन, और डिस्ट्रिक्ट 2 प्लस डिस्ट्रिक्ट 3 दोनों के अंदर फीमेल, है ना, इनका अनुपात बताओ। तो आपने क्या किया कि 95 जाने थे इसके अंदर और 95 इसके अंदर जाने थे। आपको 2 और 3 का तो टोटल ही करना है। देखो 2 और 3 का टोटल ही करना है, इन दोनों को जोड़ लो साथ में, 90 इसमें जुड़ ही जाएगा। तो 250, 300, 200, 500, 600 और ये 190, 790 हो जाएगा। ठीक है, और इनमें महिलाएं देखो कितनी है, 440 और 540, 54, 8, 62, 620 हो जाएगी क्या, 620 होगी। 0 से 0 कट गया, 79:62 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शहर पी से क्यू के 2 बस टिकटों और शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपये है, परंतु शहर पी से क्यू के 3 बस टिकटों और शहर पी से आर के 2 बस टिकटों की कीमत 91 रुपये है। तो शहर पी से क्यू और शहर पी से आर का किराया ज्ञात कीजिए। सबसे बढ़िया ऑप्शन दोस्तों इसका ऑप्शन मेथड। आप देखो पी से क्यू के बीच में देखो दिया हुआ, इसका मतलब पहला पी से क्यू है और ये पी से आर है। पी से टोटल कितना दिया हुआ है, 2 बस टिकट है पी से क्यू, इसका मतलब 23 दूना 46, और पी से आर तक की कितनी है 3, तो 15 3 45। इनको ऐड करने से 99 बनना चाहिए, लेकिन ये तो 91 बन रहा है, ये नहीं आएगा, इसके बराबर आना चाहिए। इसी प्रकार इसको चेक करोगे तो 51 दूना 102, देखो ये, और 32 दिए 96, ये तो ज्यादा चला गया है ना, ये 99 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। ये 15 दूना 30 और ये 23 दिया 69, इनको ऐड करोगे तो 99 आ जाएगा इसके इक्वल। इसी प्रकार इसके अंदर रख के देखोगे ना दूसरे वाले में, पी से क्यू तक के 3 बस टिकट कितने हो गए, 15 3 45, और पी से आर के 2 बस टिकट, तो 23 दूना 46, इनका ऐड करोगे तो 91, देखो 91 बोला इसने, तो ये बराबर आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों बेसिक से कैसे बनाओगे, शहर पी से क्यू तक, पी से क्यू तक आपने रुपए मान लिए, x रुपए का टिकट है प्रति टिकट, ठीक है, और पी से आर तक की कितनी टिकट है, y रुपए प्रति टिकट। तो आपने पी से क्यू तक कितने टिकट लिए, 2, तो एक टिकट का मूल्य x, तो 2 टिकट का मूल्य 2x, और पी से आर तक 3, तो 3y हो जाएगा इसका, बराबर कितने टोटल 99। इसी प्रकार पी से क्यू तक 3 बस टिकट 3x, और पी से आर तक 2 टिकट, तो 2y, बराबर में 91। इन दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे, x बराबर कर लो, y बराबर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 288/x और 108/x एक प्राकृत संख्याएं हो तो x का मैक्सिमम वैल्यू बताना है दोस्तों, अधिकतम मान। तो 288 और 108 है, इनका दोस्तों आपको HCF पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। प्राकृत संख्या मतलब इनसे डिवाइड, x बराबर से डिवाइड करोगे, जो कॉमन होगा उसी से डिवाइड करोगे, है ना। तो 288 को लिखोगे 36 × 8, इसी प्रकार ये लिखोगे 36 × 3। तो इनमें कॉमन क्या है, देखो 36 कॉमन आया है, ये देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचा, इसका मतलब आपको पूछा था HCF दोनों का, तो आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी, पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50। देखो 3 सब्जेक्ट का प्रत्येक में 50 नंबर का पेपर है, तो 3 सब्जेक्ट का कितना हो गया दोस्तों, टोटल 150 नंबर हो गए। अब 3 सब्जेक्ट के हो गए, चौथे सब्जेक्ट के पता नहीं x मान लो, 4 सब्जेक्ट के टोटल ये हो गया, ये टोटल मार्क्स हो गए परीक्षा के। अब कहते हैं कि राहुल ने देखो 3 विषयों में टोटल कितने हो गए, प्रत्येक में 60% लिए, मतलब 150 का 60% निकाल लो, या 50 का 60% निकालोगे तो 3 बार इनको ऐड करना पड़ेगा, 15 × 90 नंबर आ गए आपके। ठीक है, चौथे पेपर में ये 3 पेपर का है दोस्तों, चौथे पेपर में राहुल ने 54 अंक और ले लिए, ठीक है, ये 54 और ऐड कर दो,
कितने हो गए, 4 हो गए, 9 और 5 14, टोटल 144 अंक ले लिए। और ये किसके बराबर है, ओवरऑल 64% के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, ओवरऑल 64% के बराबर है। आप इसको ऐसे देखोगे, टोटल नंबर आपके दिए हुए कितने दोस्तों, 150 प्लस एक्स मान लिए 4 सब्जेक्ट की, और 4 सब्जेक्ट में टोटल नंबर कितने आए आपने ऑब्टेन किए, कितने किए 144। परसेंटेज में आपके कितने 64%। अब बताओ 64% की वैल्यू ये होगी तो क्या 100% की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी क्या, बोलो। इसका मतलब आपने नंबर में प्राप्त की 144 और ये 64% की वैल्यू है, इनटू में 100 कर दो, 100 की वैल्यू आ जाएगी 14, इसको 16 चौके 64, 16 नी में 144, 4 से इसको कटा 25 और 25 नी में 225। इसका मतलब है टोटल 225 नंबर के पेपर थे, इसमें से 150 प्लस एक्स बराबर 225, तो एक्स की वैल्यू 75 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नीचे दिए गए ग्राफ में एबीसी प्रकाशन कंपनी की 4 शाखाओं की 2 क्रमिक वर्षों में हुई पुस्तकों की बिक्री दर्शाती है। शाखा P2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, ठीक है, ये P2 रहा है ना। शाखा P4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात है, अरे वाह, तो दोनों को ऐड करना है और इसको शाखा P4 को इन दोनों को ऐड करना है, इनका रेशियो पूछे दोस्तों। ये कितना 85 और ये 75 है, तो 5 और 5 10, 15 और 1 16, 160 हो गया। ये 80 और 90 117 है ना, 170 बन गया, 16 अनुपात कितना आ जाएगा 17। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में काफी क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, और उनको दोस्तों 2 या 3 बार जरूर देखना ताकि आपको पता चले। बाकी आपने जैसे 288 डिवाइड बाई एक्स और 108 डिवाइड बाई एक्स, आपको पूछा इसके अंदर एचसीएफ ही है, देखो किस तरीके से पूछा है। ये डायरेक्ट भी तो दे सकता था 288 और 108 का एचसीएफ बताओ, लेकिन इसने तरीके से दिया है, तो ये एक नया टाइप का सवाल बन गया। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी ध्यान से देख लेना। अगर आगे से इस प्रकार का सवाल आए तो इस प्रकार के सवाल को आपको पता है कैसे सोल्व करना है, आपको कर लेना है। ओके, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू।